नमस्कार दोस्तों। आज 13 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो आज सबसे पहली न्यूज़ है वो भारत और चीनी सैनिकों के बीच में तवांग में एक झड़प हुई है। झड़प हुई है क्या? जैसा कि चीन हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जो घुसपैठ करता है और अपने आप को सबसे कमज़ोर या सबसे, जैसे एक होता है ना कि आप लोगों के गांव में देखा होगा कि एक व्यक्ति होता है जो ऐसा होता है कि वो सबसे खुच्चर करता है और अपने आप को सबसे मजबूर बताता है। वो चीन है। वो क्या है कि वो सब पे उंगली करता रहेगा या सबसे लड़ाई झगड़ा इस तरीके की चीज़ें करता रहेगा, सबसे दुश्मनी ठालता रहेगा और अपने आप को सबसे मजबूर दिखाएगा। सेम कंडीशन चीन की है। वो भारत के साथ, जैसा कि वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है जो कि उसका नहीं है, और वह क्या करता है कि घुसने का प्रयास करता है, घुसपैठ का प्रयास करता है। और उसी पे ये झड़प हुई है और भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया है और बहुत तेज़ी से जवाब दिया है, जिसके कारण मतलब बाद में भारतीय सेना के वक्तव्य में कहा गया कि दोनों सेना अपने स्थान पे लौट चुके हैं और ये झड़प जो है वो सुलझा ली गई है। मतलब फ्लैग मीटिंग हुई है इनके कमांडरों की। तो आखिर ये क्यों होता है? क्या कारण है कि यदि आपने चीन के साथ हमारी सीमाओं को देखा होगा तो 3 सेक्टर में हम इसको बांट सकते हैं, नॉर्थ, मिडिल और ईस्ट, या सबसे ऊपरी, मध्य भाग और निचला भाग। लद्दाख की सीमा को सबसे ऊपरी भाग कह सकते हैं, उत्तराखंड हिमाचल जो है वो मध्य भाग कह सकते हैं, और जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वो निचला भाग कह सकते हैं या पूर्वी भाग कह सकते हैं। इन तीनों क्षेत्रों पे कहीं ना कहीं जो चीन का अवैध घुसपैठ वाला मामला होता है वो रहा है, या इन तीनों क्षेत्रों में कई क्षेत्रों को वो चीन अपना बताता रहा है। और इसी पे इस बार अरुणाचल प्रदेश में उसने घुसपैठ की कोशिश की, तवांग सेक्टर में, और इसी पे भारतीय सैनिकों की भिड़ंत हुई और उसे खदेड़ दिया गया। इनमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इसी प्रकार का जो लद्दाख में गलवान घाटी है उसमें भी हमारी झड़प हो चुकी थी, है ना। तो ये चीज़ें करती रहती है। अब ये क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो क्षेत्र में घुसपैठ करने का कारण, दूसरा चीन में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, इंटरनल पॉलिटिक्स है शी जिनपिंग की, वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, जिसके कारण वो अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की हरकत करते हैं, है ना। इस तरह की हरकत जो है वो की जाती है ना। क्या करना है कि भटकाना है। जैसे आपने देखा होगा जीरो कोविड पॉलिसी को लेके पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं, कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और जब देश का ध्यान भटकाना होता है तो इस तरीके के इमोशनल कार्ड, या मतलब एक तरीके से रक्षा का कार्ड कि हम एक हैं इसको दिखाने के कार्ड, ये तरीके से खेले जाते हैं, है ना। तो खैर, ये भी सुलझा लिया गया है। यह हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी की बात है, सीमा सुरक्षा की बात है ना। और यदि हम सीमा सुरक्षा नहीं करते हैं, अब आपको लगता होगा क्या करना सीमा सुरक्षा करके? सीमा सुरक्षा नहीं करने का मतलब है कई तरीके के खतरों का निमंत्रण देना, या कई तरीके के खतरों को हम निमंत्रण दे रहे हैं, जैसे कि अवैध तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, है ना, सीमा पे कब्जा, नियंत्रण, इस प्रकार की चीज़ें, है ना। आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। जो हमारे यहाँ उग्रवादी समूह हैं उनको हथियारों की तस्करी या उनको बढ़ावा मिलना शुरू हो जाएगा, फंडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके कारण से चीन से लगे सीमा और पाकिस्तान से लगे सीमा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही संवेदनशील है ना। तो खैर, इतना आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से आप पढ़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 6% मार्क फॉर फर्स्ट टाइम इन 2022, है ना। 2022 में जो है, जो खुदरा महंगाई दर है वो 6% से नीचे आके 5.88
तक आ चुकी है। अब जो इन्फ्लेशन रेट है हमारा वो 4 प्लस माइनस 2 इसे कहा जाता है ना। 4 प्लस माइनस 2 का मतलब है 4 से माइनस 2 2 और इधर 6, बीच में 4। तो ये इन्फ्लेशन रेट यदि रहता है तो वो एक ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन इससे ऊपर या इससे नीचे जाने पर यह चिंता का कारण बन जाता है। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे फिर से। इन्फ्लेशन मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो इन्फ्लेशन को आप एक बार देख लेंगे, ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है वो अगली न्यूज़ है पेज नंबर 6 पे, कर्बिंग इंडिविजुअलिज्म इन पब्लिक, है ना। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि व्यक्तिवाद, है ना। व्यक्तिवाद का मतलब है कि हम सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश न करके व्यक्ति पर निवेश कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ कि आपने अभी देखा होगा प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है ना, जो इंश्योरेंस वाला मामला है, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। और वो जो योजना है उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात नहीं करी है। जैसे आप एक समझ लो कि मैंने एक हॉस्पिटल बनाया, ठीक है। अब इस हॉस्पिटल में हमारा जो खर्चा है वो इसके बिल्डिंग का खर्चा है ना, इसके डॉक्टर का खर्चा है, इसके नर्सों का खर्चा है, इसके मेडिसिन का खर्चा है ना, और इसके देखभाल का खर्चा, मतलब इसका एक संरक्षण चाहिए, साथ ही ज़मीन चाहिए, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। अब इसमें खर्चा मान लो कि हमारा 1 करोड़ रुपया साल का जा रहा है, और इससे जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं वो 1000 लोग हैं। तो 1000 लोगों पे कितना लाभ हुआ? 1000 लोगों को यदि हम 1 करोड़ से भाग दे देते हैं, है ना, तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 10,000 रुपये के करीब, है ना। 10,000 रुपया पर व्यक्ति आएगा। यदि हम 1000 लोगों से बात करते हैं तो 10,000 लोग के लिए 1 करोड़ रुपया है, और ये साल का खर्चा है। अब यहाँ पे सोचिए कि ये हो गया सार्वजनिक, है ना, सार्वजनिक हो गया। लेकिन यदि हम 1000 लोगों का बीमा करते हैं, है ना, तो बीमा कंपनियां बहुत आसानी से 10,000 का बीमा 1000 रुपये में कर देगी। तो 1000 गुने 1000 कितना होता है? 10 लाख, ठीक है। ये 5 लाख तक का बीमा भी बहुत कम में कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सोचिए कि 5 लाख का बीमा 1000 लोगों के लिए करा, और हमारा खर्चा जो है वो 50 लाख रुपए होता है। मान लेते हैं 50 लाख रुपए में 1000 लोगों का बीमा हो गया, और हर आदमी का बीमा कितना है? तो 5 लाख रुपए का है। 5 लाख रुपए का बीमा है। या तो इस तरीके से क्या होगा कि अब इसमें से कितने लोग बीमार पड़ेंगे? 2 या 3 या 10, है ना। तो 10 लोगों ने इसका लाभ उठाया। मैं यहाँ पे कम बात कर रहा हूँ, 10 करोड़ से कम खर्चा नहीं आएगा। और यदि हम 50 लाख में बीमा करते हैं या 1 करोड़ में बीमा करते हैं तो इसका खर्चा जो होगा, इसी पे बात की गई है कि जो सरकारें हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश न करके व्यक्तिगत लोगों पे निवेश कर रही है, व्यक्तिगत खर्च कर रही है। व्यक्तिगत खर्च करने का मतलब है हर व्यक्ति के लिए खर्च किया जा रहा है ना, हर व्यक्ति के लिए खर्च किया जा रहा है। इंडिविजुअली उनको इंश्योरेंस दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो सामान्य व्यक्ति है, आप देख रहे होंगे कि 100 में से 97 लोग जो हैं वो कभी अस्पताल में साल भर में भर्ती नहीं होते हैं। मात्र 3 लोग हैं, ऐसे आंकड़ा भी है, जो मात्र 3 लोग हैं या 3% हैं जो अस्पताल में भर्ती होते हैं। क्या तो बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होती स्वास्थ्य की? होती है ना। अब उसके लिए वो भर्ती नहीं होंगे। अब इस तरीके की योजनाएं यदि चलाई जाती हैं सरकार द्वारा, तो इसमें क्या होगा कि व्यक्तिवाद हो जाएगा कि यदि आप बहुत गंभीर हुए तब सरकार सहायता देगी, यदि बहुत गंभीर नहीं है तो कोई सहायता नहीं है।
तो आपको कहाँ रुक करना पड़ेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में। और इसी को लेके चिंता जताई गई है। जैसे आप कोविड वैक्सीन की बात करें, है ना, तो कोविड वैक्सीन जो है कोरोना से छुटकारा नहीं दे रही थी, वो मृत्यु दर को कम कर रही थी, मृत्यु की संभावना को कम कर रही थी, है ना, मृत्यु की संभावना और हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना को कम कर रही थी। तो इससे क्या हुआ? और व्यक्तियों को टीका लगाया गया, इससे क्या हुआ कि हॉस्पिटल का खर्चा या संस्थागत जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। और इसी पे बात की गई है पूरी तरीके से, ठीक है, इसी पे बात की गई है, आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है बिग टेक एंड द नीड इन इंडिया फॉर एक्स एंटी रेगुलेशन। बिग टेक, आपने देखा होगा कि गूगल पर अभी सीसीआई ने जुर्माना लगाया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है कि किसी भी क्षेत्र में आप एक अधिकार करते हैं तो उसको रोकने का कार्य करती है, और इसी पे वो जो है जुर्माना लगाया गया था। तो इसी पे बात की गई कि बिग टेक एंड द नीड ऑफ इन इंडिया फॉर एक्स एंटी रेगुलेशन, इस तरीके के एंटी रेगुलेशन के लिए क्या मतलब किस तरीके की ज़रूरत है, और इसी पे बात की गई है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, एक ओएनडीसी प्लेटफॉर्म की बात की गई थी, जहाँ पे आप समझिए कि जैसे ओएनडीसी की बात करता हूँ, तो जैसे आपने अमेजन पे एक खाता बनाया, अमेजन पे आपका अकाउंट है, तो आप अमेजन से एक चीज़ ले रहे हो, कोई भी सामान मंगवा रहे हैं, तो आपका डाटा किसके पास है? अमेजन के पास। लेकिन ओएनडीसी में क्या होगा? ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। ओएनडीसी में क्या करना है आपको? आपने ओएनडीसी में एक बार रजिस्टर किया, ओएनडीसी में रजिस्टर कर लिया। अब ओएनडीसी के अंतर्गत फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, एजियो है, जियो है ना, मतलब जितनी भी कंपनियां, मिंत्रा है और जितनी भी कंपनियां हैं, ये सब यहाँ पे हैं मौजूद। अब आपको इनमें अलग से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, इस लॉगिन से ही काम चल जाएगा। आप यहाँ के सारे सामान देख पाओगे और सामान खरीद पाओगे बिना इनसे डाटा साझा किए, बिना इनसे डाटा साझा किए इनसे सामान खरीद पाओगे। जैसे आप देखते होगे कि पेमेंट करने के लिए आपको फ्लिपकार्ट में किसी एक खास पेमेंट मोड को चुनना होता है, उसी प्रकार से यहाँ रजिस्टर कर लेंगे ओएनडीसी पे, तो आपको किसी पे लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी, इस पे एक लॉगिन करना होगा और सब पे आप एक्सेस हासिल कर पाएंगे। इसी पे बात की गई है कि अब जो डाटा है उसका यूज कैसे करते हैं ये लोग, हमें नहीं पता। फेसबुक कैसे यूज करता है, ट्विटर कैसे यूज करता है, व्हाट्सएप कैसे यूज करता है, इसके बारे में नहीं पता। इन्हीं चीज़ों को लेके एंड टू एंड इंक्रिप्शन को लेके, है ना, चिंता जताई गई है ना, चिंता जताई गई है। और इसी के लिए एक नीड है फॉर एक्स एंटी रेगुलेशन, है ना, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, वैसे तो मैंने समझा ही दिया है। उसके बाद है बेनिफिट ऑफ पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज नॉट रीचिंग पेशेंट, है ना। जो यहाँ पे एक छोटी न्यूज है, बहुत ही छोटी सी, बेनिफिट्स ऑफ पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज नॉट रीचिंग पेशेंट, मतलब जो रेयर डिजीज है ना, दुर्लभ बीमारियां हैं, उनके लिए जो बेनिफिट्स दिए गए हैं, उनके लिए जो नीतियां बनाई गई हैं, वो पहुंच ही नहीं पा रही, इस पर चिंता जताई गई है ना। जैसे द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री नोटिफाइड द एनपीआरडी इन मार्च 2021. In May, it increased funding support 50 lakh per patient with disease classified as rare. यदि जो डिजीज है, यदि जो रोग है, उसको यदि क्लासीफाई किया गया, यदि उसका वर्गीकरण किया गया कि वो रेयर है, तो 50 लाख रुपए पर पर्सन। अब इसमें क्या
कारण था कि मैंने दिया है। तो इसमें कारण ये है कि इसमें 3-4 बीमारियां हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, गॉसर डिजीज, पॉम्प डिजीज, MPS 1 एंड 2, फैब्री डिजीज। ये आपको देखना है और इनके बारे में 2-2 लाइन जरूर लिखनी। मैंने इसलिए दिया था किन से होता है, क्या कारण है ना, और क्या प्रभाव होता है। कारक, कारण, प्रभाव, ये आपको लिखना है। कारक, कारण और प्रभाव, ठीक है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, कारक, कारण और प्रभाव, ये आपको लिख के रख लेना है और इसको ध्यान रखना है। इसके बाद है अक्टूबर इंडस्ट्रियल आउटपुट। अक्टूबर इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। पेज नंबर 12 इसमें आता है। अक्टूबर जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो स्लाइड सॉरी कम हो गया 4%। स्लाइड सीन सेकेंड टाइम इन 3 मंथ। 3 महीने में दोबारा गिरा है और ये काफ़ी बड़ा गिरावट है। तो ये शार्प 4%, मतलब 4% रखा है। ये बाई ये सिग्निफिकेंट 5.6% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। मिनिमल ग्रोथ मतलब बहुत ही कम रहा है। तो ये काहे रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो एनर्जी का मामला है, दूसरी बात जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका मामला है, साथ ही साथ और भी कई कारक हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं या फिर जो डिमांड है वो कम हो गए हैं। तो इसके कारण से ये गिरा है। आप इसे पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएंगे। इसके बाद एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंपोर्टेड कोल वर्थ 2.3 लाख करोड़ इन अप्रैल सितंबर। अब आप सोचिए कि भारत में कोयले का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पे होता है और फिर भी हम कोयले का आयात कर रहे हैं। तो आपको यह ध्यान देना है या आपको यह पढ़ना है कि हम कोयले का आयात आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। क्या हमारे यहाँ जो कोयला है वो आपूर्ति या उसकी आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती, या जो कोयला है वो हमारे लिए कम पड़ जाता है। तो इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, और साथ ही साथ यह देखना है कि किन किन देशों से कहाँ कहाँ से आयात किया जाता है। भारत के कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, है ना। तो ये देख लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप नए आए हैं और अभी तक आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।